नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोदी मंत्रिपरिषद में अगले 3 दिनों में विस्तार की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि जहां कई मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है, वहीं 5 राज्यों के चुनावों के मद्देनजर कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि केंद्र में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी मंत्रिपरिषद में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्री और भी बनाए जा सकते हैं। यह अधिकतम सीमा है। आधा दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, जिसे हल्का करने की बात की जा रही है। आपको बताएं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर यह मंत्रिपरिषद विस्तार होने की संभावना हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। और आपको बताएं कि वो मंत्री जिनके पास एक से अधिक विभाग हैं, ऐसे 9 मंत्री हैं। सबसे पहला नाम है प्रकाश जावड़ेकर का, जिनके पास सूचना प्रसारण, भारी उद्योग और पर्यावरण मंत्रालय है। वहीं पीयूष गोयल, उनके पास रेल, वाणिज्य और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास इस्पात और पेट्रोलियम है। नितिन गडकरी, उनके पास भूतल परिवहन और एमएसएमई मंत्रालय है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य और विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय है। नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पास कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयों का प्रभार है। आपको बताएं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद यह जगह खाली हुई थी और कुछ मंत्रालयों की जिम्मेदारी तोमर को दी गई। रविशंकर प्रसाद कानून, आईटी और संचार, ये उनके पास हैं। 3 मंत्रालय हैं। स्मृति ईरानी के पास 2 हैं, महिला, बाल विकास और टेक्सटाइल। साथ ही हरदीप सिंह पुरी, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनके पास हाउसिंग और नागरिक उड्डयन जैसे 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से जो मंत्री जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय हैं, जाहिर सी बात है कि उनका भी कुछ वजन हल्का हो सकता है इस संभावित फेरबदल में। और कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नए मंत्री बन सकते हैं। उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो संभावित मंत्री जिनके नाम चर्चा में हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये मंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि क्षेत्रीय संतुलन, उनकी वरिष्ठता, उनके साथ किए गए वादों को निभाने के लिए, साथ ही जो जातिगत समीकरण होते हैं उनको ठीक करने के लिए इन मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। 5 राज्यों में आप जानते हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी उनमें शामिल है, तो वहां पर ज्यादा नुमाइंदगी दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल, जहां पर कि बीजेपी चाहे हार गई हो, लेकिन पार्टी उस पर अपना फोकस केंद्रित रखना चाहती है, इसलिए उसने ये फैसला किया है कि वहां से भी मंत्री बनाए जाएंगे। और आपको बताया जो संभावित मंत्री हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में पार्टी चुनाव जीती, लेकिन वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो केंद्र में आ सकते हैं। राज्यसभा की एक सीट असम से खाली हो रही, तो लिहाजा उनको सांसद बनने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम सबसे ऊपर है। कुछ दिनों पहले आकर वो पीएम से और गृह मंत्री अमित शाह से, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले 16 महीनों से इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का, इसी डील के तहत वो कांग्रेस तोड़ करके बीजेपी में आए थे। उनके समर्थक विधायक को मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में, और वो खुद राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। उन्हें भी मंत्री बनना है। सुशील मोदी, जो उप मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक बिहार में, वो अब राज्यसभा के सांसद हैं। माना जा रहा है कि वो भी जल्दी ही मंत्री परिषद में नजर आ सकते हैं। नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवसेना से बीजेपी में आए, अभी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी नाम है। भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ महासचिव हैं, उनको भी माना जा रहा है कि वो एक मंत्री हो सकते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर कि चुनाव होने जा रहा है, वरुण गांधी का नाम यहां से संभावित मंत्रियों में लिया जा रहा है। रामशंकर कथेरिया, उनका भी नाम है। रीता बहुगुणा जोशी, ये भी सांसद हैं और इनका भी नाम चल रहा है। डॉक्टर अनिल जैन, जो कि पार्टी के महासचिव थे लेकिन अब नहीं है, इनका भी नाम संभावित मंत्री के तौर पर है। जफर इस्लाम, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इनका भी नाम उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो वैसे तो उत्तराखंड से यहां पर निशंक मंत्री हैं, लेकिन अगर ज्यादा नुमाइंदगी देनी हो तो 2 नामों की चर्चा, इनमें से कोई एक मंत्री हो सकते हैं, अजय भट्ट या फिर अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। कर्नाटक से भी चर्चा है कि प्रताप सिन्हा वहां से हो सकते हैं। इसके अलावा शोभा, जो कि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा की करीबी मानी जाती है, उनका भी नाम वहां से कर्नाटक से चल रहा है। पश्चिम बंगाल, जिसका हमने जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी अपना फोकस बनाए रखना चाहती है, वहां से अभी मंत्री हैं, लेकिन उन मंत्रियों में से कुछ की छुट्टी हो सकती है, नए चेहरे वहां से आ सकते हैं। जगन्नाथ सरकार, शांतनु ठाकुर या निशित प्रामाणिक में से कोई एक या एक से अधिक मंत्री भी पश्चिम बंगाल से आ सकते हैं। हरियाणा की अगर बात करें
तो बृजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, ताकतवर जाट नेता सर छोटू राम की विरासत की नुमाइंदगी करते हैं, उनका नाम भी हरियाणा से लिया जा रहा है। ये जाटों की नुमाइंदगी देने के लिए यह फैसला हो सकता है। राजस्थान से राहुल कासवान जो कि सबसे युवा सांसद हैं, राजस्थान से दूसरी बार सांसद बने हैं, उनका नाम चर्चा में है। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके, पीएम वाजपेयी के तब वो निजी सचिव भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सांसद हैं। नवीन पटनायक का भी समर्थन इनको माना जाता है, उनका भी नाम चल रहा है। महाराष्ट्र से बात करें तो वहां से पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे या हीना गावित, इनमें से किसी एक का नाम है या एक से अधिक भी मंत्री वहां से बन सकती हैं, ये चर्चा यहां पर है। दिल्ली की बात करें तो परवेश वर्मा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, ताकतवर जाट नेता हैं, उनका भी नाम है। या फिर मीनाक्षी लेखी जो कि एक वकील भी रही हैं और लंबा उनका अपना अनुभव है, वो भी मोदी सरकार में मंत्री बन सकती है। सहयोगी दलों की बात करें तो यहां पर जेडीयू का आना भी पक्का नहीं है। वैसे नीतीश कुमार करीब 4 से 5 दिन तक दिल्ली में थे, उनका आंख का ऑपरेशन था, लेकिन उनकी कोई चर्चा बीजेपी के नेताओं से नहीं हुई है, तो इसलिए अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जेडीयू उसमें शामिल होगी या नहीं होगी। क्योंकि जेडीयू के पीछे एक समस्या यह भी है कि वो बीजेपी के बराबर हिस्सा चाहती है। बीजेपी के बिहार से 5 मंत्री है, जेडीयू चाहती है कि हमारे भी 16 सांसद, आपके भी 16 सांसद, तो आपके 5 मंत्री तो हमारे भी 5 मंत्री बनने चाहिए। हालांकि बीजेपी इसके लिए पहले भी तैयार नहीं थी 2019 में, और तब नीतीश कुमार बाहर रहे थे। अब अगर बात बनती है तो जेडीयू से ललन सिंह का नाम लिया जा रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम है और संतोष कुशवाहा जो कि दावेदार हैं मंत्री बनने के लिए। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जिसमें टूट हो चुकी है, जिसके 5 सांसद जो है वो चिराग पासवान से अलग हो गए हैं, वहां से पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अपना दल, जो उत्तर प्रदेश का अपना दल है, बीजेपी की प्रमुख सहयोगी अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें मंत्री रही हैं, वो भी एक प्रबल दावेदार है। कुछ दिनों पहले आकर वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिली भी हैं। तो ये एक संभावित ऐसा खाका है जिस पर लगातार चर्चा यहाँ राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई है, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्द ही नीरजा चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा संक्षेप में कि आप इसका क्या मतलब देखते हैं। जो पूरी कवायद है, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है, यह सवाल भी पूछा जा रहा है विनोद जी कि अगर अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो फिर कब होगा, क्योंकि इसके बाद तो विंडो बचती नहीं है, फिर तो यूपी चुनाव सिर पर आ जाएंगे। देखिए, आमतौर पर अखिलेश जी किसी भी सरकार में 2 साल काफी समय होता है जो मौजूदा मंत्री हैं उनके कामकाज के समीक्षा का और उसके आधार पर कुछ बड़े फैसले लेने का, मंत्रिमंडल में फेरबदल का। और प्रधानमंत्री हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, आमतौर पर 2 साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद करते हैं। और वो समय 2 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को, और ये अपेक्षित काफी समय से था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। और जैसा कि आपने अपनी उसमें बताया शुरुआती संबोधन में कि बहुत सारे लोगों का तो पेंडिंग है, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सुशील मोदी हो, सर्बानंद सोनोवाल हैं, तो इस तरह के लोगों का तो ऑलरेडी पहले से ही आने का तय है। अब चूंकि कई कारणों से बीच में कोविड की दूसरी लहर आ गई, बंगाल चुनाव थे, इस वजह से सब टलता रहा। अब वो समय जितनी कवायद प्रधानमंत्री जी कर सकते थे उतनी काफी वो कर चुके हैं, और मुझे लगता है उन्होंने आकलन भी कर लिया है अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के कामकाज का। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में सरकार की छवि को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठे, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट को लेकर, हम चर्चा करेंगे विनोद जी, हमारे पास अभी और भी समय है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे शुरुआती कमेंट ही चाहता था, गीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि अगर अब नहीं होता है तो फिर कब होगा, क्योंकि कई सारी चुनौतियां हैं, मंत्रिमंडल जो है उसमें भी अब लगता है कि नए चेहरों को शामिल करने की जरूरत है, और जिस तरह से कोरोना का चैलेंज रहा है उसके बाद भी ये जरूरत महसूस की जा रही है कि कई मंत्रियों का जो प्रदर्शन है वो शायद अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। जी अखिलेश जी, देखिए ये तो मतलब इतने लंबे समय से, जब से हम 1947 से जितनी भी सरकारें बनी हैं उनमें समय समय पर जैसी आवश्यकता रहती है और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। तो ये तो एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं, एक बड़ी मतलब नेचुरल फिनोमेना है कि सरकार में जब भी मिड टर्म में आप देखिए यूजुअली चेंजेस आते ही हैं। और ऐसे समय में अभी जैसे आपने भी बताया कि कई मंत्रियों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा, मतलब 3-3 मंत्रालयों का भार है, और खास करके ऐसी परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में जो है यह काम और ज्यादा हो गया। जो भी लोग जहां भी
कार्यभार अपना कुछ जिस भी प्रकार से संभाल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि परिस्थितियां कठिन है। तो ऐसे ही ये जो कठिन परिस्थितियां हैं ये मंत्रालयों में भी है। तो अगर ज्यादा लोग आ सकेंगे तो उसमें यह है कि जो ये मंत्रालयों का भार है ये बटेगा और ज्यादा अच्छे तरीके से जो एक तरह से परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो सकेगी। ठीक है, नीरजा जी भी हमारे साथ, गीता जी, नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई। नीरजा जी, आपका स्वागत है। यही बात आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता नहीं कि काफी देर हो गई है, 2 साल का समय हो गया है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई राज्य हैं, कई ऐसे दल हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं है। पूरे मंत्रिपरिषद में बीजेपी के सहयोगियों के नाम पर केवल एक आरपीआई के रामदास अठावले हैं। तो ऐसे में सहयोगियों को भी एक संदेश देना, देश की जनता को भी एक संदेश देना, एक जिसको कहा जाए कि एक तरह से पूरा उसको रीशेप देना मंत्रिपरिषद को, क्या उसका समय आ गया है? देखिए, समय तो काफी देर से हम सुन रहे हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे पार्टी में पिछले साल, तब से इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली होने जा रहा है। जैसा कि आपने कहा, वैकेंसीज हैं, 2 कारों में से हैं। एक तो मिनिस्टर्स बहुत डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, दूसरा है कि जो लोग पार्टी में आए हैं उनको प्रॉमिस किया गया है। जैसे सिंधिया हैं, उनको प्रॉमिस किया गया है जितिन प्रसाद को ले सकते हैं। पहले तो अटकल थी कि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में जाएंगे। रीटा बहुगुणा है, वो उनको यूपी से यहाँ लाया गया था, वो भी एक जगह है। और 2 चीजें हैं, एक तो है जिनको प्रॉमिस किया गया है, दूसरा है उत्तर प्रदेश, जो कि चुनावी कंसिडरेशन होगा, किसको लाने से क्या सिग्नल जाता है जिससे कि पार्टी उस जगह में मजबूत हो जाती है। ठीक है। तो और फिर जैसे पासवान है, उनके भाई, वहां भी एक प्रॉमिस किया गया है। तो अनुप्रिया पटेल आपने कहा, वो भी उत्तर प्रदेश का कंसिडरेशन है। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं जिनकी वजह से इनको लिया जाएगा। जी नीरजा जी, आपने जो प्रश्न उठाया है जितिन प्रसाद को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक चुनौती ये भी है कि अगर आप किसी नए चेहरे को लेकर के आते हैं जो कि सांसद नहीं है, तो वो कोई वैकेंसी इस तरह की नहीं बन पा रही कि आप उनको 6 महीने के भीतर सांसद बना सके। तो शायद ये भी एक अड़चन है जिसके चलते चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे दिनेश त्रिवेदी हो या जय पांडा हो, ये शायद मंत्री ना बन पाए, ये एक समस्या रहेगी। लेकिन क्या इसका भी कोई हल होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में आज चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के संभावित विस्तार पर, जिसके बारे में सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शनिवार, रविवार या हो सकता है कल भी हो, इस बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ये कवायद हो सकती है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ खास 3 मेहमान मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, गीता जी हैं, साथ ही नीरजा चौधरी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश को लेकर के निश्चित तौर पर बीजेपी में मंथन हुआ है कि वहां से नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए। वैसे तो खुद पीएम, चाहे रक्षा मंत्री हो, वीके सिंह हो, महेंद्र नाथ पांडे हो, संतोष गंगवार, इतने सारे मंत्री पहले से हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब भी जरूरत है वहां पर मंत्रियों को ज्यादा बनाने की, वो चाहे अनुप्रिया पटेल को साथ लेने की, ताकि जो सहयोगी हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी साथ में रखा जा सके, और साथ ही जो समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनको अभी साधा जा सके। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि संजीव बालियान जरूर मंत्री हैं, लेकिन जाटों को संदेश देने के लिए या तो उनका प्रमोशन हो सकता है या कोई और नया चेहरा भी साथ में आ सकता है। देखिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश जो है 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इतने दिनों मंथन भी हुआ। ये भी आपने सही कहा, प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, वीके सिंह, बहुत सारे तमाम कद्दावर जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जातीय सामाजिक समीकरण है, उसमें विभिन्न जातियों को साधना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो एक अम्ब्रेला बना था उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों का, भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व का जो था, उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, तो जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई थी, उसी दिन अनुप्रिया पटेल उनसे मिली, प्रवीर निषाद भी उनसे मिले थे। ये निषाद और अनुप्रिया पटेल जो है, ये 2 बड़ी जातियों को जो है ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कुर्मियों को, जबकि संतोष गंगवार हैं,
लेकिन पूर्वांचल में जो कुर्मी लेकिन निषाद के तो कहा जाता है कि साध्वी निरंजन ज्योति पहले से ही हैं, जो कि बीजेपी की अपनी हैं। विनोद जी, साध्वी निरंजन ज्योति वो मल्लाह समुदाय को प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा, अगर ब्राह्मणों को लेकर के बात की जाती है, जैसे कि नीरजा जी ने कहा है कि जितिन प्रसाद आए हैं, क्या उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम आ रहा है कि आप अगर ब्राह्मणों को संदेश देना चाहते हो तो आप उन्हें भी नुमाइंदगी दे सकते हैं। नहीं, ब्राह्मणों को साथ देने के लिए रीता बहुगुणा जोशी का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पिछड़ों को साधने की है, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों को तो साध ही रही है। उनका एक धारणा यह भी है कि ब्राह्मणों के सामने कोई दूसरा विकल्प भी उतना मौजूद नहीं है, इसलिए पहली चुनौती उसके सामने पिछड़ों को साधने की है। और इसीलिए अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद जैसे लोगों से संपर्क साधा गया। जितिन प्रसाद को भी शामिल कराया गया, लेकिन वो तो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। रीता बहुगुणा जोशी हो सकती है, बन सकती है, उनका क्लेम भी है, क्योंकि वो राज्य में मंत्री थी और उसके बाद उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा नाम है, वो हो सकती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री होंगे। अगर भाजपा अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ाएगी तो उसके लिए सहयोगी दलों को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जाति समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता देगी कि ये जो सहयोगी दल हैं इनके मंत्री जो है पहले बने। रीता बहुगुणा जी का भी नंबर आ सकता है, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता होगी जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। विनोद जी, नीरजा जी हमारे साथ हैं। नीरजा जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा सवाल आपसे, अगर वरुण गांधी का नाम चल रहा है तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इनके नाम के बारे में काफी दिलचस्प नाम है। लंबे समय से कहा जाता है कि जब वरुण गांधी तो जब आडवाणी जी अध्यक्ष थे तब वो पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, हालांकि उसके बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब तो उनकी माँ जो है वो भी मंत्री नहीं है, तो ऐसे में ये भी उनके बात आड़े नहीं आती है कि परिवार से कोई एक ही मंत्री बन सकता है। देखिए, काफी समय से वरुण गांधी मार्जिन पे हैं, हाशिए पे हैं। मेहनती बहुत हैं, बहुत अपना टीम खड़ी की थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेतृत्व को लेके कुछ अनबन थी, ऐसा लगा था। अपने ही वो चाहते थे एक टाइम पे थे वो सीएम भी प्रोजेक्ट किए जाएं। अब क्या वरुण गांधी से सब चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं और वरुण गांधी को लिया जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जो आ रहा है सामने कि वरुण गांधी को रिहैबिलिटेट किसी जाति के खांचे में फिट नहीं होते, उनको आप कोई कास्ट में नहीं बांध सकते। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से उतर रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले प्रभारी रह चुकी हैं, उसके बाद अब वो यूपी में पूरी तरह से वो मैदान में है, तो आपको लगता है कि उनको उनके सामने एक चेहरा उतारने के लिए बीजेपी वरुण गांधी को ला सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में? बिल्कुल निश्चित रीजन अगर ये होगा, एक गांधी वर्सेस गांधी को करना होगा। अगर वरुण गांधी को लिया जाता है तो पूरे सेंट्रल यूपी में उनको उतारेंगे, आक्रमक तौर से उतारेंगे। और जैसे मैंने कहा, मेहनती तो बहुत है वो। पास में भी उन्होंने पूरा एक टीम खड़ी की थी और इस बार भी हो सकता है कि ये चीज करे, क्योंकि एक और चीज सिग्नल जो जा रहा है वो देना चाहेंगे। जो लोग और पार्टियों से भाजपा में ज्वाइन करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, उनको एक संदेश है कि आपको हम अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। सिंधिया को मुझे लगता है अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। उसी तरह जितेंद्र प्रसाद को भी जब एडजस्ट किया जाएगा, यूपी में हो या यहाँ, जैसे कि आप कह रहे थे, यहाँ फिर मतलब है आपको पार्लियामेंट की सीट कहाँ से लाएंगे, क्या होगा। हालांकि बीजेपी पास काफी हैं वो, लेकिन उनका नाम यूपी के लिए लिया जा रहा था। पर लगता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस हुआ है अगर उनको दिल्ली के लिए सोचा जा रहा है। ठीक है, तो ये सिग्नल बहुत अहम रखता है इस समय। पोटेंशियल एलाइज बाकी पार्टियों के और पोटेंशियल एलाइज और पार्टियों के अंदर जो हैं, जो नाखुश हैं, जो आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं। ठीक है, गीता जी आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी चर्चा हो रही है, बीजेपी के अंदर भी काफी मंथन हुआ है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला, हाल ही में जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए वो भी बीजेपी के लिए फेवरेबल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नहीं रहे। और ऐसे में जबकि संभावना लग रही कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ आ सकते हैं, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जाटों को, किसानों को संदेश देने के लिए आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जिसे मोदी जी अपने साथ रखना चाहें मंत्रिपरिषद में, या फिर संजीव बालियान जो कि एक बड़ा चेहरा है उन्हीं का प्रमोशन हो? और जैसा कि हरियाणा में नाम लिया जा रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे का, तो क्या यह भी एक उपाय हो सकता है ताकि जाटों को, पूरे जाट लैंड को जो है संदेश पार्टी दे सके?
जी अखिलेश जी, देखिए जहाँ तक कि पंचायती चुनाव है वो सच कोई पार्टी के उस पे तो झंडे पे या टिकट पे तो लड़े नहीं जाते हैं, मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ जुड़ाव होता है। लेकिन ये आवश्यक है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है जो कि गंभीरता से लेता है अपना शासन और अपना जो है जनता के बीच में बने रहने का, तो उनके लिए आवश्यक है कि एक संतुलन बनाए रखना, चाहे वह संतुलन राजनीतिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे आप उसको समाज के विभिन्न वर्गों को का प्रतिनिधित्व करने का हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर खास करके जो किसान आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गलत तरह की जो है भावना कुछ वर्गों के अंदर गई है, तो उसको ठीक करने के लिए संभावनाएं हो सकती हैं कि जो है उस जो कम्युनिटी है उसके जो प्रतिनिधित्व करते लोग हैं उनको लाया जा सके। जी, एक बड़ा सवाल जो उठा है कोरोना काल में दूसरी लहर के दौरान वो ये है कि मंत्रियों का प्रदर्शन, क्या कई मंत्री ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में सक्षम नहीं हो पाए? क्या जो रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है उसको भी एक पैमाना बनाया जाएगा कोरोना काल में जो उनका प्रदर्शन रहा है इस मंत्रिपरिषद के विस्तार में, या कहें कि फेरबदल? इस पर हम चर्चा करेंगे अपने तीनों विशेषज्ञों से, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार की अटकलें लग रही है। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी ये फैसला होगा। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री, गीता जी और नीरजा चौधरी बने हुए हैं। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। लंबी कवायद चली है, जो हमें जानकारी मिली 8 से 9 बार बैठक हुई है पीएम निवास पर, 5-5 घंटे तक ये बैठकें चली है। इसमें बाकायदा प्रेजेंटेशन दिए गए, और जिस तरह से होता है कॉर्पोरेट हाउसेज में सीईओज के साथ जो एक फ्री विलिंग डिस्कशन आप करते हैं, एक इनफॉर्मल चर्चा होती है, उसमें तमाम तरह के कमेंट्स होते हैं, वैसी भी एक चर्चा हुई अनौपचारिक अंदाज में। सारे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बना लिया गया है। संघ के साथ, बीजेपी के साथ, संगठन में जो तमाम इश्यूज है उन पर चर्चा हुई है। क्या क्या ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनसे कि तमाम जो समीकरण उनको साधा जा सके? तो ये एक लंबी कवायद है, ये ऐसा नहीं होगा कि आप चुटकी बजाएं और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। नहीं, बिल्कुल लंबी कवायद है और तमाम तरह का फीडबैक भी लिया जाता है, विभागों से फीडबैक लिया जाता है, पार्टी कार्यकर्ताओं, पार्टी तंत्र का फीडबैक अलग होता है, संघ का भी है, प्रधानमंत्री जी का अपना एक चैनल है जिससे फीडबैक लेते हैं, नेटवर्क है। तो कुल मिलाकर के तमाम सारे मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी हुआ है। और मुझे लगता है कि इस बार जो फेरबदल होगा उसमें कुछ मंत्रियों को हो सकता है संगठन में भेजा जाए और संगठन के कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में भेजा जाए। जैसे भूपेंद्र यादव का एक आपने नाम लिया, उनका नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की बात भी है। कुछ लोगों के विभाग भी जो है बदले जाएंगे, कुछ के विभाग कम किए जाएंगे। तो इन सबके लिए और फिर जाति समीकरण, राज्यों का संतुलन, सामाजिक संतुलन, युवा चेहरों को आगे लाना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, आदिवासियों का, दलितों का, ये सारी कवायद के लिए, इसके लिए बड़ी कवायद की जरूरत तो होती ही है। अब जैसे आपने वरुण गांधी का आपने नाम लिया, तो वरुण गांधी को ला करके जो है उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है एक युवा चेहरे को आगे करके पार्टी, उसका भी आकलन हुआ होगा अगर वरुण गांधी को लिया जा रहा है, या सामाजिक संतुलन की दृष्टि से उनका आना कितना फायदेमंद रहेगा, ये सब चीजें। और अन्य राज्यों का अगर आप देखिए, जैसे उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में निशंक जी मंत्री हैं, लेकिन चर्चा और लोगों को भी लाने की भी है, क्योंकि जिस तरह से अचानक मुख्यमंत्री वहां बदले गए हैं, तो वहां अजय भट्ट जैसे मजबूत आदमी को ला करके, क्योंकि वहां बार बार एक ब्राह्मण और जो ठाकुर राजनीति है उसको संतुलित करना है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई होगी निश्चित तौर पर। लंबी कवायद चली है, हमने रिपोर्ट भी किया कि लंबी कवायद चली है। जी बिल्कुल। नीरजा जी भी हमारे साथ बनी हुई। नीरजा जी, ये भी जानकारी मिल रही कि जो टॉप 4 जिनको कहा जाता है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि जो 9 मंत्री ऐसे इनके पास 1 से अधिक मंत्रालय है, इसमें परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखते हुए फैसला होगा, क्योंकि अभी कोरोना का जो काल चला है पिछले 2-2.5 महीने में, इसमें कई तरह की बातें सरकार के प्रदर्शन को लेकर के हुई है। जो फीडबैक लिया गया है, जो रिपोर्ट कार्ड बनाया गया मंत्रियों का, उसमें कई मंत्रियों के लचर प्रदर्शन को लेकर के भी पॉइंट आउट किया गया है। तो आपको लगता है कि यह भी एक मैसेज होगा, अगर मान लीजिए किसी मंत्री को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे पीएम, ये एक मैसेज जाएगा? देखिए, ये जो भाजपा के अंदर या एनडीए के अंदर जो कवायद होती है कि किस तरह से फेरबदल किया जाए, वो पहली सरकारों के कंपैरिजन में बहुत डिटेल होती है। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं
घंटों घंटों बात चलेगी। उसमें पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा, सरकार के टॉप जो लीडरशिप है 2-3 उनके बीच में विचार विमर्श होगा, और जो तालमेल और आरएसएस से जरूर बात की होगी, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस में लिया होगा। तो जो बहुत ही डिटेल्ड एक्सरसाइज होती है ये कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये हमेशा प्रधानमंत्री का एक स्टाइल रहा है, और इस बार मुझे लगता है और भी ज्यादा हुई है ऐसा लग रहा है। एक और 2 कैटेगरीज में जिनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। एक कैटेगरी वो भी है जिनको वायदा किया गया था कि आपको यहाँ लिया जाएगा, ये वायदा निभाना भी एक कंसिडरेशन है। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सर्बानंद सोनोवाल है, ताकि भविष्य में आप जिनसे वादा करें आप उनको बता सके कि देखिए हम वादा पूरा करते हैं। बिल्कुल, ताकि और लोगों को भी ये सिग्नल जाए कि आपको अगर वायदा किया जाएगा तो वो वायदा निभाया जाएगा। दूसरा जो विनोद जी ने कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अहमियत रखता है इस समय भाजपा के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश गड़बड़ा गया तो फिर सब चीजें गड़बड़ाएंगी। बिल्कुल। तो नीरा जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं जाते जाते गीता जी से कमेंट लेना चाहूंगा। गीता जी, क्या आपको लगता है कि जो टेक्नोक्रेट्स की बात होती है कि उनको सरकार में लाने से सरकार का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है? हमने देखा कि विदेश मंत्री जो है वो नौकरशाह रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी वो नौकरशाह रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि भविष्य में कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है? संक्षेप में जी देखिए, 2016 में भी जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो पहला जब एक तरह से विस्तार हुआ था 2016 में, तो तब 19 नए चेहरे लाए गए थे। तो 19 मंत्री और नए बने थे और 78 के करीब उस समय जो है स्ट्रेंथ हो गई थी कैबिनेट की। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार नए लोग जो है वो आते रहते हैं, और इस समय भी होगा क्या होगा ये तो हम में से कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ संभावनाएं हो सकती है कि कुछ ऐसे लोगों हम संभावनाओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास उस तरह कोई पुख्ता जानकारी नहीं, ना कोई सूची हमारे पास है। हमने जो सिर्फ चर्चा चली है वही नामों को हमने जिक्र किया है। जिन लोगों के पास जो है जो चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में या किसी भी प्रकार की जो चाहे वो साइंस हो या कोई एक्सपर्टीज हो, उसके आधार पर अगर कुछ लोगों की जिनकी कोई बहुत आवश्यकता हो तो सरकार चाहे तो उनको ला सकती है। बिल्कुल, खासतौर से स्वास्थ्य को लेकर के कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किसी ऐसे एक्सपर्ट को लाना चाहिए। हालांकि खुद जो भी स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद डॉक्टर हैं, तो इसलिए ये तमाम तरह के सवाल तो खैर उठते ही रहते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना है, ऐसा सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इस खबर पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे।